दोस्तों, वर्ष 2020 में साइबेरिया की चार्जिस्काया प्रांत की एक गुफा के भीतर निएंडरथल परिवार के कुछ अवशेष प्राप्त हुए। जब इन अवशेषों की जांच की गई तो इस मानव यानी निएंडरथल के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। पहली बात तो ये कि ये मानव हमारी उम्मीद से कहीं अधिक बुद्धिमान थे। इन्होंने आग की खोज कर ली थी। ये भोजन को पकाकर खाते थे और एक साथ मिलकर परिवार के रूप में रहा करते थे। गुफा में निएंडरथल परिवार द्वारा आग जलाए जाने के कई सबूत खोजी वैज्ञानिकों ने खोज निकाले। अवशेषों की जीनोम जांच से जानकारी प्राप्त हुई कि साइबेरिया की इस गुफा के भीतर 7 अलग अलग निएंडरथल मानवों के अवशेष हैं। आगे के अध्ययनों से यह भी पता चला कि इन अवशेषों में से एक वयस्क पुरुष एवं किशोर लड़की का डीएनए 50% एक जैसा है। यह तभी संभव है जब उन दोनों का संबंध भाई बहन या फिर पिता पुत्री का हो। इन दोनों अवशेषों को और भी बारीकी से समझने के लिए शोधकर्ताओं ने माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए की जांच की। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए बच्चे को अपनी मां से मिलता है, यानी ये डीएनए भाई एवं बहन का तो एक समान हो सकता है, किंतु पिता एवं पुत्र या पिता एवं पुत्री का नहीं। यानी इस डीएनए जांच से सिद्ध हुआ कि गुफा में मिले वयस्क एवं किशोर लड़की आपस में पिता एवं पुत्री का रिश्ता रखते थे। अन्य अनुवांशिक सामग्री जांचने से आगे के जो नतीजे मिले उनसे एक चौंका देने वाली जानकारी सामने आई। दरअसल गुफा में मिले 7 निएंडरथल मानवों के अवशेषों में से 6 मानव एक ही परिवार का हिस्सा थे। इनमें से 2 माता पिता, 3 पुत्र एवं 1 पुत्री थी, किंतु 7वां अवशेष जो कि एक पुरुष का था का डीएनए बाकी 6 अवशेषों से बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। ये काफ़ी विचित्र बात थी कि 6 लोगों के इस परिवार में एक 7वां अनजान व्यक्ति कैसे रह रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये 7वां व्यक्ति उस किशोर लड़की का प्रेमी या पति रहा हो। तो क्या निएंडरथल मानव शादी ब्याह जैसा रिवाज भी रखते थे? अब इस बारे में पक्के तौर पर तो कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह अवशेष वर्तमान से करीब 50,000 वर्ष पुराने थे। उस समय शीत युग के कारण संसाधनों की बेहद अधिक कमी हो चली थी। मानव आखिरी बचे संसाधनों को हड़पने के लिए आपस में भयंकर लड़ाइयाँ कर रहे थे। इन लड़ाइयों के कारण ही निएंडरथल विलुप्त हुए थे। ऐसे में एक दूसरे के खून के प्यासे निएंडरथल मानवों के परिवार में एक बाहरी व्यक्ति का साथ रहना काफ़ी अजीब सी बात लगती है। वैसे अभी तो साइबेरिया की इस गुफा के सिर्फ 25% हिस्से की ही खुदाई पूरी हुई है। शायद आने वाले समय में इस गुफा में कुछ और जीवाश्म भी मिल सकते हैं, जिससे हमें निएंडरथल मानवों के स्वभाव के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। वैसे यदि आपको ये लगता है कि निएंडरथल मानव इंसानों के उतना ही करीब थे जितना कि चिंपांजी एवं गोरिल्ला, तो आप गलत हैं। दरअसल इंसान एवं चिंपांजी जैसे वानरों में एक बड़ा अंतर आ चुका है। अब हमारे एवं चिंपांजी के मध्य मिलन करवाकर संतान उत्पन्न नहीं की जा सकती। अतीत में इस तरह के प्रयास कुछ वैज्ञानिकों द्वारा किए भी गए हैं। कुछ एक लोग ये मानते हैं कि रूसी वैज्ञानिकों ने एक नर इंसान एवं मादा चिंपांजी के मिलन से एक वानर का जन्म भी करवा दिया था, जिसे ह्यूमनजी नाम से जाना गया था। लेकिन इस तरह के दावे केवल अफवाह ही है। वहीं यदि हम निएंडरथल मानवों की बात करें तो चिंपांजी एवं गोरिल्ला की बजाय ये हमारे बेहद ही अधिक करीब थे। इंसान इन मानवों के साथ संबंध बनाकर संतान उत्पत्ति कर सकते थे। यूरोप के लोगों में तो 2% निएंडरथल जीनोम की आज तक मौजूदगी है, जिससे पता चलता है कि यूरोपियन लोग हम इंसान यानी होमोसेपियंस एवं निएंडरथल की ही मिली जुली संतानें हैं। वहीं अफ्रीकी लोगों में निएंडरथल जीनोम की कोई मौजूदगी नहीं है, क्योंकि निएंडरथल रहने हेतु कभी अफ्रीका आए ही नहीं। इनके तमाम जीवाश्म यूरोप एवं एशिया के ठंडे इलाकों में मिलते रहे हैं। निएंडरथल मानवों की चमड़ी काफ़ी मोटी थी, जिन पर बालों की घनी परत इन्हें सर्द मौसम से बचाए रखती थी। साथ ही निएंडरथल हमारी तुलना में काफ़ी अधिक ताकतवर भी हुआ करते थे। होमोसेपियंस यानी इंसान जहां फल एवं कंदमूल को ही अपने मुख्य भोजन के तौर पर देखते थे, वहीं ठंडे इलाकों में रहने के कारण निएंडरथल के पास फलों की कमी थी। इसलिए ये महामानव घातक शिकारी बन चुके थे। अपने पत्थर के औजारों से दिन भर शिकार करते और मांस को कच्चे एवं पके हुए दोनों ही रूपों में खा जाते। दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि अपने बलशाली शरीर एवं हथियारों के दम पर निएंडरथल इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि उनके शिकारों में गैंडे एवं हाथी जैसे बड़े जानवर भी शामिल थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हम इंसानों का शिकार भी बड़े पैमाने पर किया करते थे। वैसे आपको ये लग सकता है कि जब निएंडरथल और हमारे यानी होमोसेपियंस के मध्य में इतनी समानताएं थी कि एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर हम संतान तक उत्पन्न कर सकते थे, तो फिर हम दोनों ही होमनिन प्रजातियों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहने वाला भी होना चाहिए। फिर भला हम मिलकर क्यों नहीं रहते थे? दरअसल ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि 2 समान उपप्रजातियां मिलकर रहे। यहाँ तक कि एक प्रजाति में भी
एक दूसरे के प्रति नफरत देखी जा सकती है। वर्तमान समय में ही हम धर्म या जाति से संबंधित फिजूल की बातों के लिए एक दूसरे का गला काटने को तैयार देखे जा सकते हैं। दुनिया भर के इंसानों में न सिर्फ धर्म बल्कि औरत मर्द, काले गोरे एवं विभिन्न परंपराओं की बाबत गहरा भेदभाव दिख जाता है। अतीत से लेकर आज तक एक ही प्रजाति के जीव होने के बावजूद भी हम होमोसेपियंस एक दूसरे से बुरी तरह से लड़ते आए हैं। ऐसे में निएंडरथल तो एक अलग ही उपप्रजाति के मानव थे, जिस कारण से हमारे और उनके मध्य में और भी गहरा भेदभाव रहा होगा। हम इंसान केवल उन्हीं जीवों को बर्दाश्त कर पाए जो जीव या तो हमसे दूर रहने लगे, जैसे कि शेर एवं बाघ जैसे बड़े शिकारी, या फिर वो जीव जो हमें अपना स्वामी स्वीकार कर चुके हैं, जैसे कि कुत्ते एवं बिल्लियों जैसे घरेलू जानवर, या फिर वो जीव जिनसे हमें कोई फायदा होता है, जैसे कि गाय एवं भैंस जैसे दुधारू जानवर। बाकी के तमाम जानवरों को या तो हमने मार डाला है या खुद से दूर खदेड़ दिया है। निएंडरथल और हमारे मध्य में भी कुछ ऐसा ही मतभेद था। इस मानव को भी उन्हीं संसाधनों की आवश्यकता थी जिन संसाधनों की आवश्यकता हम होमोसेपियंस को थी। इसलिए हमारे और निएंडरथल के मध्य में लगातार युद्ध चलते रहते थे। होमोसेपियंस और निएंडरथल एक दूसरे को देखते ही मार डालते थे और एक दूसरे की औरतों के साथ जबरन संबंध बनाते थे। निएंडरथल हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली जरूर थे, किंतु बुद्धि में हम कहीं अधिक तीव्र साबित हुए और अपनी बुद्धि के दम पर ही अधिक कुशल हथियार बनाकर हमने निएंडरथल मानवों का काम तमाम कर डाला। वैसे होमोसेपियंस और निएंडरथल के मध्य हुए संघर्ष को लेकर मैंने एक अन्य विस्तृत वीडियो भी बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि क्या होता अगर निएंडरथल कभी विलुप्त ही नहीं हुए होते? हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि निएंडरथल विलुप्त नहीं होते तो वो हमें विलुप्त कर डालते, क्योंकि किसी एक ग्रह पर केवल एक ही बुद्धिमान प्रजाति राज कर सकती है। पर फिर भी यदि हमारी इस धरती पर निएंडरथल और होमोसेपियंस दोनों का ही वजूद कायम रहता तो जाहिर है कि इनमें से एक प्रजाति दूजी की गुलाम बनकर ही जीवित रह सकती थी। अब चूंकि हम होमोसेपियंस कहीं अधिक बुद्धिमान है, इसलिए निएंडरथल मानवों को हमें अपना स्वामी स्वीकार करना पड़ता। फिर शायद ये ताकतवर भुजाओं एवं मजबूत जबड़े वाले निएंडरथल मानव हमारे घरों में सफाई इत्यादि का काम करते, या ऐसा भी हो सकता था कि इनकी ताकत को ध्यान में रखते हुए हम इनका इस्तेमाल लड़ाइयों के दौरान करते। देखा जाए तो अधिक संभावना इस बात की है कि यदि निएंडरथल मानव का अस्तित्व आज भी बरकरार रहता तो ये बेहद ही कम संख्या में होते, क्योंकि संख्या में अधिक होने पर ये फिर से हमारे साथ संघर्ष शुरू कर देते। और यदि निएंडरथल की आबादी कम होती तो फिर शायद ये हमारे चिड़ियाघरों में कैद होकर ही रहते। ऐसा भी हो सकता है कि हम निएंडरथल को खुद से दूर खदेड़ देते। वो किसी द्वीप पर अकेले रहते, जैसे कि उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर रहने वाले ये आदिवासी जो पूरी दुनिया से कटे हुए हैं। ये आदिवासी भी हमारी ही प्रजाति के मानव है, ये होमोसेपियंस ही हैं। इसके बावजूद भी ना इन्हें सड़कें चाहिए, ना इन्हें स्कूल चाहिए और ना ही कोई आधुनिक तकनीक। कोई आधुनिक इंसान इनके द्वीप पर जाता है तो ये सब आदिवासी मिलकर उस इंसान पर हमला बोल उसे मार डालते हैं। आज का आधुनिक इंसान यदि चाहे तो पल भर में इन आदिवासियों के इस इलाके को कब्जा ले, किंतु हम इन दुर्लभ आदिवासी मानवों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसलिए सरकार द्वारा इस द्वीप पर किसी भी इंसान का जाना प्रतिबंधित किया गया है। शायद निएंडरथल भी कम संख्या में ऐसे ही किसी दूर दराज के द्वीप पर रहना शुरू कर देते, जहाँ वो शिकार करके अपना गुजारा करते। न हम उनके इलाके में जाते और ना ही वो हमारी ओर आते। देखा जाए तो इस तरह से भी उन्हें हमसे डरकर ही अपना गुजारा करना पड़ता। वास्तव में किन्हीं दो अलग अलग प्रजातियों या उपप्रजातियों के जीवों का एक साथ एक समान अधिकारों से मिलकर रहना असंभव है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।